अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी आज गिरफ्तार हुई और फिर ठीक ठाक शोर मचा। इस शोर के बाद वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। इसे एहतसाब का अमल कहें या फिर ये कहें कि ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। आज एंटी करप्शन पुलिस ने साबिक वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी को राजनपुर में ज़मीन के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया। नाजरीन, ईमान मज़ारी ने फौरी ट्वीट की कि मर्द एहलकारों ने उन्हें अगवा किया और उन पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन फुटेज में साफ नज़र आता है कि ख़वातीन एहलकारों ने उन्हें गाड़ी से निकाला और गिरफ्तार किया और फुटेज में किसी किस्म का तशद्दुद होता भी नजर नहीं आया, जबकि सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी का अभी भी खूब चर्चा है। शीरी मज़ारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक शीरी मज़ारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत आई, शिकायत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। मुकदमे के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई। फिर 8 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रूल्स 2014 के तहत क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर मरियम नवाज ने इस गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाइयों की तरदीद करते हुए कहा कि शीरी मज़ारी पर अगर कोई मुकदमा है तो उन्हें फेस करना चाहिए। आज मुझे अभी टीवी से पता चला कि शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई। 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया। लेकिन आज अगर शीरी मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। नाज़रीन, जिस वक्त मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीरी मज़ारी को मुकदमात फेस करने का कह रही थी, ऐन उसी वक्त टीवी पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। फिर कहानी में एक नया क्लाइमैक्स आया। इस रिहाई पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट की और कहा कि हमज़ा शहबाज किस हैसियत में रिहाई का हुक्म दे रहे हैं। वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है, जिसने गिरफ्तार कराया उसी ने रिहाई का हुक्म दिया। कोई CM हाउस में बैठकर वज़ीर आला नहीं बन सकता और हम लानत भेजते हैं ऐसी रिहाई पर। शहबाज गिल ने ट्वीट में गिरफ्तार करने वाले की तरफ इशारा ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि गिरफ्तार किया किसने। दूसरी तरफ कल मुल्तान जलसे के बाद तहरीक इंसाफ के शहर शहर जलसों की जो कैंपेन है ये ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है, मगर कप्तान ने अभी मार्च की हतमी तारीख नहीं दी। वो अपने जलसों में असम्बलियाँ तहलील करके अर्ली इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला ने आज ये पैगाम दिया है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और अगर उन्हें वक्त पूरा ना करने दिया गया तो उन्होंने भी अवाम में जाने की बात कर दी है। इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बैठाने वाले हैं। अगर फिर हमें रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके हम आवाम से रुजू करें। नाज़रीन, अब इमरान खान की सारी एजिटेशन का मकसद अर्ली इलेक्शन ही है। एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, जिस पर मरियम नवाज के इलेक्शन में जाने के इशारों के बावजूद शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी करने की ही बात कर रही है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा? इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन वो 16 अरब रुपए के मुकदमे में भी मतलूब हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के। आज स्पेशल कोर्ट में ज़मानत में तौसीह के लिए गए, लेकिन वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। FIA के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वो मुल्जिम हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तमाम इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इदारों को ही तहकीकात के लिए मतलूब हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब ऐसी पेशियों से मुल्क में और मुल्क के बाहर क्या इमेज दिया जा रहा है, क्या इमेज जाता है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत में पेश होता है और शाम को मुल्क की बागदौड़ संभालता है। ये सोचने की बात है कि ख़राबी इंतखाबात में है या हमारे जमहूरी निज़ाम में, या फिर झूठे मुकदमात बनाकर इदारों को इस काम पर लगा रखने में है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान साहिबा आपका। ईमान साहिबा, जो आज सारी एपिसोड हुई, आपकी वालिदा को गिरफ्तार किया गया,
क्या इससे पहले आप लोगों को इस तरह का कोई शक व शुबा था या आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बात गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है? देखिए जी, सबसे पहले मैं वजाहत करूंगी कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा करना है, ये जबरी लापता करना है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि मेरी वालदा कहाँ है। अगर कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था तो आइन और कानून का ये तकाजा है कि उन्हें नोटिस जाता, उन्हें शामिल तफ्तीश एक तरीके से किया जाता। ये जो आज गुंडागर्दी और बदमाशी देखी है, ये गिरफ्तारी नहीं हम कह सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोग भी इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने रिहाई का हुक्म भी दिया और मौजूदा हुकूमत जब भी ऑपोजिशन में थी वो भी हमेशा इसी बात की दुहाइयां देते थे कि दौरान इन्वेस्टिगेशन आप पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद जो है वो आप गिरफ्तारियों की तरफ जाएं। वो खुद आज इसकी मजम्मत कर रहे हैं और वो हमजा शहबाज कहते हैं कि इसीलिए रिहाई का हुक्म दिया है, ये काबिल मजम्मत है। जी बिल्कुल, उन्होंने तो दिया है ये बयान, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। लेकिन उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमेशा आकर इसकी तरदीद करते हैं। नहीं जी, वो तरदीद 100 दफा करें, हमने तारीख देखी भी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 1 घंटे में आपकी वालदा इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी, तो ये नहीं पता चला कि उनको लेकर कहाँ ले जाया गया? जी मुझे बिल्कुल भी इस तरह की कोई मालूमात नहीं दी गई, तो मैं इसकी ना तो कॉन्फर्मेशन कर सकती हूँ ना डिनाई कर सकती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि रात 11:30 बजे तक शीरी मजारी साहिबा को पेश किया जाए। जी जी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया। आपकी दरखास्त पर ये ऑर्डर आया है? जी जी बिल्कुल। तो ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये बुज़दार साहब के दौर में ये सब कुछ हुआ, तो उस वक्त इसको रजिस्ट क्यों नहीं किया गया? हमें तो बताया ही नहीं गया जी, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरी वालदा को कभी नोटिस गया होता, मेरी वालदा कानून को अबाइड करती हैं, हम कानून के साथ ऑब्जर्व करते हैं कानून को, तो अगर हमें कभी बुलाया गया होता हम में से किसी को भी इस खानदान में, हम अपने आप को पेश कर देते उस तहकीकात के लिए, लेकिन हमें कभी बुलाया नहीं गया, बताया नहीं गया। तो आपको इस वक्त किसी इदारे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि आपकी वालदा कहाँ है, कैसी हैं, कब तक आएंगी? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। शीरी मज़ारी की बेटमान मज़ारी साहिबा मेरे साथ थी, जिनका ये कहना था कि उन्हें कुछ मालूमात नहीं है, ना कोई नोटिस दिया गया, ना उन्हें पहले बताया गया, ना तफ्तीश की गई, उन्हें पता ही नहीं कि किस वजह से उनकी वालदा को गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है मीरपुर ख़ास में, क्या डिटेल्स हैं इसकी? क्यों आपको भी जो है ना वो ये हुकूमत आड़े हाथों ले रही है? बस आपको मालूम है कि ज़रा हालात ख़राब हों तो फिर वो किसी न किसी पे तो मलबा डालते हैं। अब चूँकि ये एक मुसीबत वो गले लगा बैठे हैं इक़्तिदार की, और इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वो समझते थे कि शायद सब कुछ एज़ पर उनकी जो विश लिस्ट है उसके मुताबिक होगा, लेकिन आई थिंक आर्किटेक्चर को नहीं पता था कि ये सारा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। उसमें एक जो बुनियादी मिसिंग थी वो था अवामी रद्द-ए-अमल, और हर जिसने भी ये स्क्रिप्ट तैयार किया था, आर्किटेक्ट कोई जो भी था, उसका ख्याल था कि शायद हम 50s की या 70s की दिहाई में रह रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक बंद कमरे में रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अमेरिका समझता था, क्योंकि बकौल तो इमरान खान के अमेरिका ने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया ना, फिर अमेरिका ये समझता था कि हम 60, 70, 80 की दिहाई में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट राइटर जो था वो उससे बड़ी मिसिंग हुई कि उसने समझा कि पाकिस्तान जो है वो शायद पत्थरों के दौर में रह रहा है और पत्थरों के ज़माने में हमने उसको धकेल दिया था। लेकिन बदकिस्मती से, लेकिन सहाफ़ियों पर मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे हैं? चले हुकूमत की तो समझ में आती है, चले साजिश होगी, सहाफ़ियों ने कौन सी साजिश कर दी है? सहाफ़ियों का मसला ये है कि आप हों हम हों, वो है कि इसको आप बस कबूल कर लें और जो कुछ हो गया इसको आप समीना व अताना कबूल करें और इताअत करें, और कुछ भी नहीं, और कोई एक लफ्ज़ भी ना बोलें।
और जो एक चंद आवाजें हैं वो उठ रही हैं, तो उनको तो ऐसे भी कोई प्रेशर है कि प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाए? साबिर शाकिर का और सहाफ़ियों का, अरशद शरीफ के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे भी कोई प्रेशर है कि इनके प्रोग्राम ही ना चलने दें? सर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या क्या प्रेशर है। और ये तो कहना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो जाग रहा है और पाकिस्तानी जाग रहे हैं, वरना तो इधर से एक तकरीर होती है, उधर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ARY के खिलाफ शुरू हो गई, अरशद शरीफ साहब और साबिर शाकिर, डॉक्टर मोहित साहब, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और न जाने क्या क्या। बस ये है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसको आप दबा दें। और ये जो इमरान खान के हक में आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। जो इनको इनके बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा, असल मसला ये है, ये इमरान खान नहीं, वो कहते हैं कि जो कुछ हमने कर दिया इसको कबूल कर लें, और अब किसी किस्म की बस आप वो क्या कहना चाहिए, लब कुशाई मत करें, खामोश साइलेंट हो। ये आप लोगों को भी मैसेज है, ये सिर्फ हमें नहीं है, हमें तो दिखा के आप लोगों को भी बताया जा रहा है कि देखें ये भी हो सकता है। तो ये तमाम मीडिया हाउसेस को, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को, सबको ये मैसेज है कि जनाब हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन वो खुशकिस्मती की बात है कि वो वाला माहौल नहीं है ना, ये 70s है ना 50s है, ये 20s है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया मौजूद है, डिजिटल मीडिया मौजूद है। जी, आज शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का जो मामला हुआ, एक तरफ गिरफ्तारी होती है, उधर मरियम नवाज साहिबा उसको जस्टिफाई करती हैं कि अगर इल्ज़ाम है तो उनको फेस करना चाहिए, एंड उस वक्त हमजा शहबाज रिहाई के ऑर्डर्स दे देते हैं। कि क्या मामला हुआ सारा? असल में मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो इस वक्त क्राइसिस में है, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये जो कुछ भी हाइब्रिड सिस्टम लाया गया, इसके नतीजे में भी उनके साथ कमिटमेंट थी कि वो भी जब भी जैसे ही नया सेटअप आएगा तो वो भी फ्लाई कर जाएंगी और वो भी आज़ाद शहरी होंगी और सजाएं वसाएं जो हैं वो पड़ी रहेंगी, बाद में देखा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो पासपोर्ट अभी तक उनको ना मिल सका, उनका केस बड़ा डिफरेंट है और इसलिए उन्होंने बाहर जाना था, वो बाहर जा नहीं पा रही, तो इसलिए वो ज़्यादा कहना चाहिए कि एग्रेसिव भी हैं और जुलूस जलसे भी कर रही हैं, पब्लिक में भी निकली हुई हैं। इसीलिए आप अपना एक अलग नैरेटिव बना रही हैं कि इस हुकूमत का गन का टोकरा ना उठाएं, बोझ ना उठाएं, इलेक्शंस की तरफ जाएं। वो मौजूदा हुकूमत को कंफ्यूज कर रही हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करने की बात करते हैं और इधर से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। वो अपना एक अलग नैरेटिव लेके चल रही हैं। जी बिल्कुल, उनका नैरेटिव इसलिए अलग है कि इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का जो मामलात हैं वो और हैं, उनके मसाइल कुछ और हैं, और वो हर सूरत में जाना चाह रही थी। पहले उन्होंने सऊदी अरब जाना था, वहाँ से फिर लंदन जाना था और फिर आराम करना था जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। तो ये एक पूरा स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में जो खराबी हुई वो ही अवामी रद्द अमल की असल जो चीज़ थी, और उसमें इमरान खान साहब को रिस्पांस मिल गया पब्लिक से। तो ये सारी चीज़ें, इससे सारी गड़बड़ हुई है। ये एक लिंक मिसिंग था जिसकी वजह से जैसे ये आया और उसके बाद से अब तक ये सब कंफ्यूज हैं। इवन अच्छा, ये शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का मामला, इस पर शहबाज गिल साहब ने आज एक ट्वीट की कि हमजा शहबाज ने जब रिहाई के ऑर्डर्स दिए ना, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमजा शहबाज खामखा में अपना मजाक मत बनवाएं। वो किस हैसियत में रिहाई के ऑर्डर्स दे रहे हैं? आप वज़ीर आला तो है नहीं, अपना मजीद मजाक मत बनवाएं। जिसने गिरफ्तार करवाया उसी ने छुड़वाया। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इशारा उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ आप समझ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे आपको मालूम है कि एक लफ्ज़ सोचा जा रहा है। सोशल मीडिया पे चले जाएं, डिजिटल मीडिया पे चले जाएं, हर चीज़ मौजूद है कि शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। वो वजह उनके अमल नहीं है बल्कि उनके ख़यालात हैं, और इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं अगेन कहूँगा कि जो भी आर्किटेक्ट है उसको नहीं पता, वो फिर अंडर एस्टिमेट कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये अब वो नहीं है दौर। अब तो एक सेकंड से पहले
चीज़ों का पता एक आम आदमी बता देता है कि भाई ये इसके पीछे हुआ क्या है। तो शीरी मज़ारी साहिबा के साथ भी वही कुछ हुआ और वही मामला है। इसीलिए वो सही कह रहे हैं कि ये हमजा शहबाज साहब, ना उनका हमजा का काम है ना शहबाज शरीफ साहब का काम है, क्योंकि उनके तो इल्म में ही नहीं था। और ये ऐसा काम किया गया कि एक आईजी तब्दील हो रहा है, दूसरा आ रहा है, तो इस गहमा गहमी में सारे काम कर दिए गए, लेकिन फिर भी पकड़े गए हैं। और ख़ास तौर पे मैं जुडिशरी को ज़रूर कहूँगा कि जुडिशरी जो है उनसे जो एक क्या कहना चाहिए फेक न्यूज़ का शिकार हुए थे, उसके बाद से जुडिशरी भी अलर्ट है और अब वो किसी भी फेक न्यूज़ की बुनियाद पे कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही, बल्कि अब उसके भी कान भी खुले हैं, आंखें भी खुली हैं और वो एक्ट भी कर रही है। अच्छा साबिर शाह साहब, कल जब मुल्तान में जलसा हो रहा था तो कल ये कहा जा रहा था कि अगर आज इमरान खान ने वाज़े किसी तारीख का ऐलान कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और अगर वो ऐलान नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर खाते कोई बैक डोर पर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या उनको यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं। क्योंकि फैसल वाडो साहब आज भी एक टीवी चैनल पर कह रहे थे, कल भी उन्होंने ट्वीट किया कि हमें बड़ी गारंटियाँ दी जा रही हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो कल तो ऐलान नहीं किया, वो कह रहे हैं कि 25 से 29 के बीच में उन्होंने ऐलान करना है। तो वाकई कोई अंदर खाते कोई मामला चल रहे हैं इलेक्शंस करवाने के हवाले से और जल्द करवाने के हवाले से कोई गारंटियाँ दी जा रही हैं पीटीआई को? देखिए, पॉलिटिकल प्लेयर्स खुद भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी हुक्मरान जमात से कोई राब्ता शाब्ता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पॉलिटिकल प्लेयर्स को अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स से को आपस में लड़वा के कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा लेगा, तो उस तीसरे फरीक को रोकने के लिए पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में राब्ते में हैं और वो रूल्स ऑफ गेम्स तय करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी मुलाकात, आसिफ जरदारी मौलाना मुलाकात, इस सारी चीज़ों में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना भी जो है वो तो गुफ्तगू तो बराह रास्त तो किसी किस्म की हो ही नहीं रही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों को ये एहसास हो गया कि अपने मामलात आपस में हल कर लें, इससे कि पहले कि हाथ गेम जो है वो तीसरे हाथ में चली जाए, ये रियलाइजेशन हो गई है इनको। बिल्कुल ऐसी रियलाइजेशन मौजूद है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है कि ऐसा कोई एक्ट नहीं करना कि पूरे का पूरा सिस्टम को लपेटने की कोई ऐसी कोशिश को कामयाब होने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई का टोकरा नून लीग तो उठाना नहीं चाहती क्योंकि नून लीग के अंदर से दो आवाज़ें उठा रही हैं। क्या इत्तेहादी उठाने के लिए तैयार हैं ये सारा बोझ? महंगाई, डॉलर की कदर में इजाफा और आवाम की दुआइयों का बोझ नून लीग उठाने से इनकारी है, तो क्या इत्तेहादी ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेने के लिए तैयार हैं? 11 अप्रैल 2022 जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ऐवान से निकाला गया, तब से वो सड़कों पर है और इनका एक ही मुतालिबा है कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ। जबकि मुत्तहदा हुकूमत जो कि 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, वो फ़ौरी इंतखाबात की तरफ फ़िलहाल जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें की और लंदन में नवाज शरीफ के साथ जो उनकी बातचीत हुई उनसे भी उनको आगाह किया। जबकि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में फ़ैसले करने का इरादा भी कर लिया गया है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर है इससे मुल्क में महंगाई की एक ऐसी लहर आएगी कि अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर होंगी। अब अवाम के रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए नून लीग तो तैयार नहीं, इत्तेहादी जमातें क्या तैयार हैं? क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत का महंगाई का तोहफा मुफ्त में अपने गले डालकर अवाम में तनकीद का निशाना बनने के लिए क्या सब लोग तैयार हैं? इस वक्त 11 सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, मगर इन सभी जमातों को महंगाई के चुंगल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और न ही इलेक्शन को 1.5 साल तक डिले करके 2023 में इंतखाबात कराने का कोई ऑप्शन नजर आता है। अगर हुकूमत महंगाई कम करने का सोचती है तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता नजर आता है और अगर मईशत को संभालने
निकालने के लिए अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही सड़कों पर इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नून लीग और इसके इत्तेहादियों के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है और मुल्क की मौशी सियासी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या फौरी इलेक्शन कराना ही वाहिद हल बचता है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM के रहनुमा सेनेटर वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, ख़ासतौर पर मौशी चैलेंजेस हैं जिस पर नून लीग के अपने अंदर से दो आवाज़ें आ रही हैं। एक धड़ा कह रहा है कि फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, हमें ये टोकरा अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है कि मुद्दत हुकूमत अपनी पूरी करेगी। अब आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहाद में हैं, MQM क्या सोच रही है कि क्या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए या इन चैलेंजेस से निमटने के लिए आप लोग हुकूमत का साथ देंगे? देखिए, दो मुख्तलिफ पहलू हैं आपके सवाल के। पहला पहलू ये है कि फौरी इंतखाबात या इंतखाबात का MQM किसी भी इंतखाब से खौफजदा नहीं है। 16 जून को हम लांडी के इलाके, कराची के इलाका है लांडी, वहाँ ज़िम्नी इंतखाबात में हम तो चाह रहे हैं। लेकिन जब आम इंतखाबात उसके बाद चीज़ें पहले से तयशुदा हो जाएं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत से हमने तय करवाया था कि नई मरदमशुमारी को उस पर काम शुरू हो चुका है। नई मरदमशुमारी के काम को आगे बढ़ाने का ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। नई मरदमशुमारी इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कराची शहर को महज 1.5 करोड़ गिना गया है, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। हमारा हक नुमाइंदगी ही आधा कर दिया गया है। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होना जरूरी है। आपकी ये भी इल्म में है कि फाटा की नशिस्तें खत्म होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम हो जाती हैं, उसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत है। उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियां हो रही हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई माह से PTI की हुकूमत को देख रहा था। तीसरी अहम चीज जो है वो है इंतखाबी और दीगर कवानीन की इस्लाहात कि जो इस मखलूत हुकूमत के एजेंडा है, जो उन्होंने आने से पहले भी कह दिया। अब आते हैं बात माशी सूरत हाल की तरफ। आसान रास्ता क्या है या क्या होता? आसान तरीन रास्ता तो ये था कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते और कौमी असम्बली तहलील कर देते और नए इंतखाब की जानिब हम चले जाते। लेकिन मसला ये था कि जिस रोज शहबाज शरीफ साहब हलफ ले रहे थे उस दिन पाकिस्तान के पास अपनी इंपोर्ट का कवर महज 7 हफ्तों का रह गया था। यानी कि 7 हफ्तों के बाद हमारे पास इतना ज़र मुबादला नहीं होता कि हम तेल, खुर्दनी तेल, चाय की पत्ती, दालें, गंदम, शक्कर, जो जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं ये हम मंगवा सकते हैं। यानी श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाती है। आज भी बहुत सारे सूरत हाल ये है कि सिर्फ 1.5 महीने एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। हमारे पास मार्च और अप्रैल के दरमियान में $6 अरब के रिजर्व्स की कमी हुई है और अब हमारे पास रिजर्व सिर्फ $10 अरब के हैं। सूरत हाल अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस है। जी बिल्कुल, वो इसलिए आई है ना, मुझे और आपको तो इल्म होना चाहिए और हमें लोगों को बताना चाहिए। वो इसलिए आई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद का मामला गर्म हुआ तो उन्होंने एक अनफंडेड सब्सिडी दे दी पेट्रोलियम मसनूआत के सिलसिले में। यानी जितने की हम खरीद रहे हैं उससे कहीं कम बेचने की उन्होंने मंजूरी दे दी। अब वो जब आप कहीं कम बेचेंगे तो पेट्रोल की अदायगी तो आप डॉलर्स में कर रहे हैं, लेकिन जवाब में आपके पास उतने डॉलर जमा नहीं हो पा रहे, तो इसलिए तो वो कम होगा सारा का सारा सिलसिला। अच्छा, मिसाल के तौर पर आज भी अपोजिशन का ये मुतालबा है और बहुत सारे दानिश्वर मैं देखता हूँ माशी तजज़ियाकार ये कह रहे हैं बस जनाब इस हुकूमत को तो कल असेंबली तहलील कर देनी चाहिए। अगर तो पाकिस्तान का मसला हल हो रहा है तो बिल्कुल कौमी असेंबली को आप तहलील कर दें, लेकिन क्या सूबाई असेंबली में तहलील हो जाएंगी? और क्या उन सूबाई असेंबलियों की मौजूदगी में जो इंतखाबात होंगे अगर इमरान खान साहब नहीं जीत पाए तो क्या वो उसके नताइज मानेंगे? तीसरी बात यह है कि अगर कल भी कौमी असेंबली तहलील हो जाए तो कोई भी हुकूमत, नई हुकूमत 4 माह से पहले तो नहीं आएगी। यानी नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो फिर 90 दिन का इंतखाबात का वक्त होगा, इंतखाबात होंगे, नताइज मुरत्तब होंगे, कौमी असेंबली होगी। तो इस 4 महीने में पाकिस्तान को जो माशी चैलेंजेस हैं, 1.5 महीने का इंपोर्ट कवर मौजूद है, माशी इस्लाहात नहीं की तो 4 महीने हम कैसे पूरे करेंगे? तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन यह है कि दुरुस्त लेकिन गैर मकबूल सख्त फैसले किए जाए माशी फ्रंट के ऊपर
उन फैसलों को लेकर ये मखलूत हुकूमत आगे बढ़े, बजट पेश करे, अपनी गवर्नेंस बताए, ज्यादा टैक्स कलेक्शन करे, अगला बजट पेश करे जिसमें। लेकिन इस वक्त जो सबसे मुश्किल फैसला है इस हुकूमत के लिए वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है आवाम में एक गम और गुस्से की लहर आएगी, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इसी हुकूमत को। आप लोग हिस्सा हैं, आप लोगों को भी नए इंतखाबात में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। नंबर 2, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करते आवाम के रिलीफ को देख कर कि आवाम को मसाइल ना हो, तो ज़ाहिर है फिर IMF का प्रेशर होगा, उस प्रोग्राम को आगे नहीं चलाया जा सकता। प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, ज़ाहिर है आप लोगों के पास सिस्टम को चलाने के लिए पैसे नहीं आएंगे, मतलब आगे गड़ा होगा पीछे खाई होगी। तो क्या आप नहीं समझते कि इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए फौरी नए इंतखाबात में जाया जाए, सारी सूरत हाल जो केयर टेकर सेटअप के हवाले कर दी जाए? क्योंकि ज़ाहिर अगर कुछ अच्छा होगा उसका अगर आप लोग क्रेडिट लेंगे, लेकिन इन मुश्किल फैसलों के जो असरात होंगे उससे फिर आप लोग बच नहीं पाएंगे, उसका भी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फैसल साहब जी बिल्कुल जवाब दें, और तरजीहात की बात है कि आप कैसे लेते हैं। आप अपनी सियासत को बचाने की फिक्र करें या पाकिस्तान की रियासत को बचाने की फिक्र करें। तो MKM ने तो खोलकर कह दिया वज़ीर आज़म साहब को कि हमारा आपको मशवरा ये है कि रियासत को बचाने की फिक्र की जाए। मैं एक घर में रहता हूँ, मेरे पास उस घर को चलाने के लिए पैसे ना होने के बराबर हैं, मैं कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा हूं। मुझे इल्म है कि मैंने अपने खर्चे कम करके और मैंने आज अगर बोझ अपने बच्चों पर नहीं डाला तो कल वो घर बिक जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए फैसला ना करूं कि आज मेरे बच्चे रोएंगे तो ये अपने बच्चों के साथ बददियानती है। रियासत को ये फैसला करना है, हुकूमत को ये फैसला करना है, और इसके बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स रन किए जा रहे हैं, हुकूमत की माशी टीम देगी सब कुछ। और अगर आज भी कोई केयर टेकर हुकूमत आ जाए, दुनिया का कोई आलमी इदारा जिनके मकरूज हैं, जिनके एतमाद के बाइस पाकिस्तान पर दुनिया एतमाद करेगी और हमें मजीद कर्ज मिल पाएगा, वो किसी निगरां हुकूमत पर एतबार नहीं करेंगे। ये बात आज आप मेरी लिख लीजिए। भले कल वजीर आजम साहब कुछ भी फैसला करें, मैं आपको मईशत के बहुत अदना से तालिब इल्म के हिस्से से बता रहा हूं कि आज मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम कल के बहुत बड़े मुआशी अदम इस्तेहकाम। लेकिन फैसल साहब, क्या आप लोग बात का अब इदराक है, परसेप्शन है कि जो कुछ हुआ सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, मामलात की तह तक पहुंचे बगैर, ये सब कुछ जाने बगैर कि मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे? आप क्योंकि ये हुकूमत तो अब कहती थी जब ये लोग अपोजिशन में थे कि तहरीक इंसाफ ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है जो है ना वो मुआशी सूरत हाल का, मईशत का। तो सिर्फ इमरान खान को हटाना मकसद था, ये नहीं पता था या ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, हम इसको ओवरकम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? क्या गलती हो गई ये सब कुछ करके? देखिए जी, पहली बात तो ये कि हम तो हुकूमत में उस वक्त भी मौजूद थे जब इमरान खान साहब थे, तो हमें कोई इतनी रकत का सवाल था। लेकिन सवाल सामने अगर ये है कि चैलेंजेस का को रियलाइज कर रहे थे कि मौजूद हैं, इसीलिए तो शायद उस वक्त की अपोजिशन ने ये जल्दी की, वरना ये तो एक आम सा बच्चा भी बता सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, कि भाई इमरान खान साहब तो गैर मकबूल हो रहे थे लेकिन वो पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा था। मेरे ख्याल में इसलिए फैसला किया उन लोगों ने। बाकी हर जमात का इस्तेहकाक है कि वो अपनी सियासत को भी देखे, लेकिन उससे बड़ी हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम अपनी रियासत को देखें, अपनी बेहतरी को देखें। जब EVM का बिल मंजूर हुआ, जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, आप लोग उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन आप जो मौजूदा हुकूमत जिसका आप हिस्सा है, वो लोग ना EVM के जरिए इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, ना ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देना चाहते हैं। आज आप लोग कहाँ खड़े हैं इस सारी सिचुएशन पर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर, उनके वोटिंग राइट्स को लेकर और EVM को लेकर आज आप लोगों की पोजीशन क्या है? पहली बात तो ये कि जब ये वाली इस्लाहात आ रही थी, आपके इल्म में होना चाहिए कि आखिरी दिन तक MKM इनकारी थी। हमसे इन्होंने गिव एंड टेक की बुनियाद पर कि हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बिल उसमें शामिल कर लें पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में, और दूसरा जो मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल ने लटका के वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था, वो ज्वाइंट सेशन में आ रहा था। एक तो ये बुनियाद थी, उस पर वोट की। दूसरी बात ये कि जिस दिन भी EVM पास हो रहा था उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन
जिसकी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन करवाना, वो ये कह रहे थे कि ईवीएम के जरिए मुमकिन नहीं है। तो आज भी पार्लियामान का कानून तो मौजूद है ना, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को आइन का आर्टिकल 218 ये जिम्मेदारी देता है कि उनकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो भी जराए इस्तेमाल किए जाएं। दूसरी बात, जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात है, हम बिल्कुल इस हक में हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दहिंदगी होना चाहिए, लेकिन किस तौर होना चाहिए? क्या वो इंटरनेट के ऊपर कोई बैठ के वोट दे दे, वो किस हद तक क्रेडिबल होगा, ये एक सोचने की बात है। तो एक सोच ये भी आई है हुकूमती हलकों से, जो ऑफिशियली तो नहीं आई लेकिन मैंने कम से कम मेरे कानों से गुजरी है, कि क्यों ना ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी कुछ मखसूस नशिस्तें हों, बजाय इसके कि कहीं जालसाजी का खदशा हो। आप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, गल्फ, सेंट्रल एशिया या मिडिल या फिर साउथ ईस्ट एशिया, इनमें जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी कोई एक एक दो नशिस्तें कौमी असेंबली में मख्तस कर दी जाएं और वहां पर कोई फिजिकल वोटिंग का जरिया बनाया जाए या बाय पोस्ट बैलेटिंग का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो रन की जा रही हैं। हम ये समझते हैं कि उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी को ये खदशा हो कि उसकी बुनियाद के ऊपर, इंटरनेट की गई वोटिंग की बुनियाद के ऊपर कहीं पे धांधली के इम्कानात हों। उस खदशे को रद्द करने की जरूरत है। फैज़ साहब, 3.5 साल आप लोग इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा रहे। जब 3.5 साल के बाद आप लोग अलग हुए तो एक बार फिर से आप लोगों पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। कातिलों की जमात नसरीन जलील साहब के बारे में बड़ी बातें की गई। ये जलसों में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि आप लोगों के दौर में कराची में चुन कर पुलिस अफसरान को कत्ल किया जाता रहा। तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों को अफसोस होता है कि आप लोग इमरान खान की हुकूमत के साथ रहे, जिस तरह के आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो आप लोगों पर? ये तो हमारा तो इत्याद बिल जब्र था। अब तो उस वक्त भी कह रहे थे कि बावजूद इसके कि हमसे सीटें छीन कर इमरान खान साहब को दी गई कराची में, लेकिन क्योंकि छीनने की इस्तिताअत उनमें नहीं थी, जिन्होंने छीनी थी उन्हीं की वजह से हम इत्याद बिल जब्र के तौर पर उसमें शामिल थे। इमरान खान साहब ये बातें करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो तो जितना एमक्यूएम को दहशतगर्द और कातिल कहेंगे मेरे लिए तो बहुत मुनासिब है, क्योंकि कराची वाले और एमक्यूएम का वोटर जानता है कि जो भी ये बातें करता है वो अज़बियत की बुनियाद के ऊपर करता है, वो नफरत की बुनियाद पर करता है। तो उनका जो वो चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि कराची से मुझे बहुत दर्दमंदी है, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपने आप को इसलिए भी एक्सपोज कर रहे हैं कि आपको तो ये बातें 1995-96 से पता थी, लेकिन आपको क्योंकि वजीर आजम बनने का शौक था और मेरी 7 सीटों के बगैर आप बन नहीं सकते थे वजीर आजम, इसलिए आपने आंखें बंद की हुई थी। 9 मार्च 2022 को जिस दफ्तर में बैठ के मैं आपसे अभी टॉक शो कर रहा हूं, इसी दफ्तर में इमरान खान साहब बैठे हुए थे, इसी कमरे में। उस वक्त नहीं पता था कि एमक्यूएम वाले कौन है, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं। अभी ये शुरू हो गए, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और करें, मुझ पर और झूठे इल्जाम लगाएं। कराची वाले, हैदराबाद, इन सबको तो पता है जो ये इल्जाम लगाता है उसका मतमा नजर क्या होता है। सही है। एक आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि आज इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ पहले से ज़्यादा है? जब वो हुकूमत का हिस्सा थे आज वो ज़्यादा मकबूल हैं, जिस तरह बड़े बड़े जलसे करें, और इस सिचुएशन में अगर जल्दी इंतखाबात होते हैं, फौरी इलेक्शंस होते हैं, तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा? नहीं, देखिए जी, इंतखाबात जो होते हैं ना वो होते हैं हल्कों में, कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है इंतखाब। ये नहीं होता कि पूरे लाहौर का इंतखाब जो है वो मीनार पाकिस्तान में हो रहा है और जो जितने ज़्यादा बंदे ले आएगा वो वहाँ से सीटें जीत जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने मसाइल होते हैं, अपनी नुआंसेस होती हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब आने वाला इंतखाब जीत जाएंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म अपनी कारकर्दगी का क्योंकि दिफा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की कौम को कुछ झूठ दे दिए हैं। और ये इस कौम की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि उस झूठ को एक तबका न सिर्फ ये किफाई कर रहा है, बल्कि जिस तरह उन्होंने कल मरियम साहिबा के हवाले से बदतहजीबी की ज़बान इस्तेमाल की, उन्होंने तो की वहाँ जो हज़ारों लोग मौजूद थे उसको तालियां बजा रहे थे। ये है शर्म का और अफसोस का मकाम। ये मेरे लिए परेशानी की बात है कि नाम नहाद अमरीका दुश्मनी,
नाम निहाद हुब्बुल वतनी इस मुल्क में कोई काबिल तारीफ अमल बना दिया जाए, ये परेशानी की बात होनी चाहिए, खुशी की बात। बहुत वफाकी वजीर MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत तो बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो महंगाई का रंग नहीं बदला, डॉलर की उड़ान नहीं बदली, मईशत की किस्मत नहीं बदली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकी, ना ही मौजूदा हुकूमत कर पा रही है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट रिलीफ देने में कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। डॉलर 200 का हिंसा अबूर कर चुका है, जबकि घी, आटा, चीनी, दालें, सभी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है। 36 इंपोर्टेड अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। ये पाबंदी 3 महीनों के लिए लगाई गई है, लेकिन क्या ये पाबंदी मुल्क की मईशत में बेहतरी ला सकती है? एक तरफ तिजारती खसारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कौमी ख़जाने की हालत भी होशरुबा नज़र आ रही है। ना तो IMF की तरफ से अभी तक पैसे मिल रहे हैं, ना ही सऊदी अरब, कतर, कुवैत और अमेरिका से कोई इमदादी पैकेज मिल सका है। मुआशी सूरत हाल दगरगू होने की वजह से हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं इनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये मानना है कि IMF के बगैर मईशत का संभलना मुश्किल हो सकता है। क्या कहते हैं राना साहब, देखिए। इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता, तो मुल्क की इकोनॉमी रिवाइव करना जो है वो फिर अजूबा हो सकता है। नाज़रीन, जहां IMF पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने की शर्त लगा रहा है, वहीं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईंधन और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जबकि इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की तेज़ रफ्तारी एक मरतबा फिर से बेकाबू हो चुकी है। अफराते ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़कर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। बढ़ती महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट, बुलंद मालियाती खसारा और डॉलर की कदर में इजाफा, ये सब मुआशी चैलेंजेस मौजूदा हुकूमत के लिए यकीनन किसी इम्तहानात से कम नहीं है। और इसके साथ मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मौशी बहरान में इजाफे का सबब बन रहा है। और अगर ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च को धरने में बदल देती है, तो इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? मैं बात करूँगी इस पर। मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट जिस तरह क्रैश कर रही है, चंद हफ्तों में जो इकॉनमी का हाल हो गया है, मुआशी हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। मार्च अप्रैल में हमारे जो रिजर्व्स हैं, 6 अरब डॉलर की कमी आई, टोटल 10 अरब डॉलर के हमारे पास रिजर्व रह गए हैं। 1.5 महीने की हम दरामदाद कर सकते हैं। अब तो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है मुआशी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल जो सिलसिला पिछले कुछ महीनों से जारी है, ख़ासतौर पे आपने जिक्र किया कि फरवरी के बाद से जो गिरफ्त गैर मामूली हमारे रिजर्व्स में आई 6 अरब डॉलर की, और अब तो रिजर्व से 10 अरब डॉलर के रह गए हैं। बड़े मुश्किल से ये 1.5 महीने के दरामदाद को फाइनेंस कर सकते हैं। आमतौर पे जो एक उसूल है कि रिजर्व्स जो हैं कम से कम इतने होनी चाहिए कि 3 महीने के आप दरामदाद कर सकें, यानी कि जो सेफ लेवल पाकिस्तान के लिए है वो 20 अरब डॉलर है। और अफसोस की बात ये कि इससे आधे लेवल पे हम आ चुके हैं, और इसकी तो यकीनन वाज़े तौर पर जो वजह है वो हमारा तिजारत खसारा जो है हद से ज्यादा बढ़ गया है। और पहले 10 महीने में 14 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ कर्जों की वापसी की रफ्तार में बहुत इजाफा है, और साल खत्म होने तक तकरीबन 13 अरब डॉलर हमें वापस करने हैं कर्जों के। डॉक्टर साहब, इसी तिजारती डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए जो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स को बैन किया गया है, इस इकदाम से जो अदायगियां हैं इसमें कितनी आसानी होगी, कितना फ़ायदा होगा इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं उनको बैन करने से? देखिए, बात यह है कि ये जो मेरे ख्याल से 38 आइटम पर लगाया गया है, हाँ, ये एक मुनासिब स्टेप है। मगर देखिए, इस वक्त ये जो आइटम हैं ये मुश्किल से साल भर में 5 या 6 अरब डॉलर तक बनेंगे।
और उसकी वजह से आपका जो दरामदात का बिल है वो तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है साल के एंड तक। तो इसमें कुछ हल्का सा फर्क पड़ेगा, मगर बात ये जरूरी है कि जो भी इक़दामात हों वो उन्हें हमें लेना चाहिए इस वक्त, इसलिए कि इस वक्त चूंकि IMF प्रोग्राम का अम्ब्रेला या छतरी मौजूद नहीं है तो बाहर से पैसा आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है। सब IMF के साथ आपके ख्याल में मुज़ाकरात में ताख़ीर का शिकार क्यों है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाना है? आप नहीं समझते कि जब ये हुकूमत आई थी एटलीस्ट ये इतना तो कर सकते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने जो 10 रुपये कम किए अगर उसी को वापस ले आते तो मसाइल आज यहाँ तक नहीं बढ़ते? क्या आप समझते हैं ये सबसे बड़ी रुकावट है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा नहीं कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए अब तो चूंकि तेल की कीमत 110 से 115 डॉलर क्रूड ऑयल की कीमत चढ़ चुकी है और रुपए के कदर में कमी आई है, ये दोनों चीजें अगर आप मिला लें तो सब्सिडी का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा चला गया है, तकरीबन 2 से 2.5 गुना हो गया। इस वक्त फी लीटर सब्सिडी क्या मिल रही है एक लीटर पर डॉक्टर साहब? तकरीबन 80 से 90 रुपए जो है सब्सिडी हाई स्पीड डीजल ऑयल पे है और तकरीबन 40 से 50 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पे है। अच्छा। और इसका मंथली जो बिल है सब्सिडी का वो 100 अरब से ऊंचा जा चुका है। तो अगर आपने बजट में इसको तब्दील नहीं किया, आने वाले बजट जो 10 तारीख को जून में अनाउंस किया गया है, तो साल में क्या आप 1200 से ज्यादा अरब एक आइटम पे खर्च करेंगे? ये तो गैर मुमकिन सी बात है। आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी ना किसी तरीके से ये सब्सिडी को कम करना है और रिलीफ के तरीके खास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, रिक्शा वाले, उनके लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा गाड़ी वालों को हो रहा है, 60% पेट्रोल तो वही कंज्यूम करते हैं। इसमें तो बैलेंस करना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा किसके पास बाइक है, गाड़ी है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफाइन करना। ये देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो होती है ना मोटरसाइकिल की भी, उसी के बेसिस पर आपको काम करना पड़ेगा। और एहसास प्रोग्राम की जो पॉवर्टी सर्वे आप करते हैं उसका जो पॉवर्टी अकाउंट है उसको ऊपर करके आप जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ हद तक करना ही पड़ेगा। सर आपको याद है कि जब इमरान खान ने भी इक़्तिदार संभाला था तो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार थी इमरान खान की हुकूमत की, IMF के पास जाना है नहीं जाना है, फैसले करने में ताख़ीर हुई जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं, मुश्किल फैसले तो करने हैं लेकिन ताख़ीर जो है वो कर रहे हैं जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बढ़े। आपके ख्याल में फौरी ऐसे कौन से इक़दामात हैं, भले ही वो मुश्किल हैं, जो इस हुकूमत को करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? सबसे पहले मेरा तो ख्याल ये था कि जिस तरह आपने बड़ी मुनासिब बात की कि आते ही कम से कम वो 10 रुपए जो कम किए थे वो वापस कर देते, इसलिए कि वो लोग तो कीमत दे ही रहे थे, अलबत्ता वो भी नहीं किया। अच्छा, अब ये है कि आपका रुझान इस वक्त बजट पे होना चाहिए। बजट अगले तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर आ जाएगा। आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि मुनासिब किस्म के टैक्स रिफॉर्म्स लाएं और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाएं। हमारा अमीर तबका माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा खुशकिस्मत है, उनको मराद हमने 2000 अरब से ज्यादा के दिए हुए हैं टैक्स के निज़ाम में, उनको कम करना अब जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ खर्चों में आपको कमी लानी है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के खर्चे जो हैं वो तकरीबन हमारी हुकूमत के, हमारी इकोनॉमी का 1/5 हिस्सा 1/5 हो चुके हैं। इतना बड़ा हिस्सा, यानी कि पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जो इतनी रैपिड चेंजेस इकोनॉमी को लेकर आपको लगता है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है, ये हुकूमत के बदलने के बाद ये सारे सूरत हाल इस वजह से हुई कि हुकूमत एकदम बदली, फिर नई हुकूमत आई जिन्हें शायद मामलात की तह तक वो नहीं गए, उन्हें मुआशी चैलेंजेस का पता नहीं था, इसलिए जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अबतर हो रही है। देखिए, जब नई हुकूमत आई थी जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मेरे ख्याल से 11 पार्टीज हैं,
तो मार्केट का जो पहला रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था। रुपए के कदर में तकरीबन 8 से 9 रुपए इजाफा हुआ था। मगर चूंकि नई हुकूमत ने इक़दाम नहीं लिए मुनासिब वक्त पर, और ख़ास तौर पे पॉलिसीज़ अपनी वाज़ेह नहीं की, जिसमें से पेट्रोल प्राइसिंग पॉलिसी भी एक अहम आइटम है, बिजली के भी निर्खों का मसला है, तो उसके नतीजे में जब अनसर्टनिटी बढ़ गई और जो बातचीत IMF के साथ वाशिंगटन में हुई थी मार्च में के बाद, सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, इनमें क्या रुकावट है, या ये लोग भी, ये ममालिक भी IMF से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ये भी पैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया था जब उन्होंने $3 अरब हमें 1 साल के लिए लोन दिया था। देखिए, कोई भी मुल्क अपने सोचता अपने इंटरेस्ट के बारे में। लोगों ने हमें बड़ा साथ दिया, और जब PTI की हुकूमत आई थी तो हमें बाहर से बहुत पैसा मिला था माशाल्लाह, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE वगैरह से। मगर चूंकि पॉलिसीज मुनासिब नहीं हो पाई थी और IMF प्रोग्राम नहीं था, तो रिजर्व्स 2019 में $7 अरब पे गिर गए थे। तो अब डॉक्टर साहब, कुछ लोग इस सूरत को श्रीलंका की सिचुएशन से भी जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि सूरत वहां तक जाए, वैसी सिचुएशन हो। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको संभाल नहीं सकती है, ना ही संभाल पाएगी? ज़्यादा अरसा नहीं है ये हुकूमत, 5-6 महीने 8 महीने में ज़्यादा इकदाम नहीं कर सकती है। तो आपको लगता है कि फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए इस हुकूमत को? बात दरअसल ये है कि आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पहले एक गैर, जिसे कहते हैं मुकम्मल या इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट लाना पड़ेगा 3 महीने के लिए। ये हमारे आइन में है। सही। और आम तौर पे केयरटेकर गवर्नमेंट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स साइन करें हमारे लेंडर से या हमारे IMF प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकते। बहुत बहुत हमारे मौशा डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।